क्रेडिट रिस्क बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? यानी कि जैसे अगर यहां पर बैंक ने अगर कोई लेंडिंग की है, ठीक है, यानी कि बैंक ने कोई लेंडिंग की पर्सन ए को पैसे पे करने के लिए बोला, लेकिन इसका जो रीपेमेंट शेड्यूल था, उस रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से पर्सन ए पेमेंट नहीं कर पाया, दैट इज क्रेडिट रिस्क। या फिर मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, यू आर इन एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड जो काउंटर पार्टी है वो फेलियर कर देती है, उसका फेलियर हो जाता है, वो भी क्या है, वो भी क्रेडिट रिस्क का टाइप है। इसी तरह से अगर यहां पर पूरी की पूरी इकोनॉमी में ही यहां पर स्ट्रेस है, पूरी की पूरी इकोनॉमी में ही स्ट्रेस है, तो वो भी किसका टाइप है, वो भी क्रेडिट रिस्क का ही टाइप है। ठीक है, तो बेसल 3 के अंडर हमने मेजर जो 3 रिस्क जिनको कवर किया, ठीक है, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अल्टीमेट रिस्क हैं जो इंपोज होते हैं ट्रेडिंग बुक के ऊपर एंड बैंकिंग बुक में, दोज आर व्हाट, वो थे यहां पर हमारे पास, वन वाज अ क्रेडिट रिस्क, द अदर वाज अ मार्केट रिस्क, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड द थर्ड वन इट इज अ ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो ये 3 रिस्क हैं। अब इनके हिसाब से हमने क्या करना है, कैपिटल को यहां पर जोड़ना होता है, यानी कि इनके जो रिस्क वेड एसेट्स हैं उसी के हिसाब से हमने कैपिटल की जो परसेंटेज है, जो मिनिमम परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, उसको हमने मेंटेन करना होता है। एंड फर्दर उसके हिसाब से ही जो आपको सीसीबी मेंटेन करना है, जो आपको एलसीआर मेंटेन करना है, उन सभी चीजों की तरफ भी हमने ध्यान देना होता है। एंड फर्दर जो कंपोजिशन है, लाइक वाइज टीयर 1 टीयर 2 एडिशनल टीयर 1, उसकी तरफ ध्यान देना होता है। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने यहां पर इनके रिस्क वेड एसेट्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसी के बारे में जानेंगे कि क्रेडिट रिस्क होता क्या है, इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, एंड फर्दर इसका प्रोसेस क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की किस तरह से रहती है। ओके, इन सभी चीजों को हम यहां पर गो थ्रू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। क्रेडिट रिस्क, व्हाट इट इज? सो क्रेडिट रिस्क अराइजेज फ्रॉम द लेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, यानी कि जो भी बैंक है उसकी जो लेंडिंग एक्टिविटीज हैं वहां से जो रिस्क अराइज होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द क्रेडिट रिस्क। एंड अल्टीमेटली वी कैन से जो क्रेडिट रिस्क है वो डिफरेंट फॉर्म्स में यहां पर अराइज होता है। लाइकवाइज बैंक ने डायरेक्ट लेंडिंग की है, तो वहां पर अगर बोरोर जो है वो आपका प्रिंसिपल पे नहीं कर पा रहा, या फिर जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो पे नहीं कर पा रहा, सो दैट विल बी कवर्ड अंडर व्हाट, दैट विल बी कवर्ड अंडर द क्रेडिट रिस्क। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज यहां पर बैंक के द्वारा की जा रही है, ट्रेडिंग एक्टिविटी मींस अगर बैंक जो है मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या और किसी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज के केस में भी ये रिस्क हो सकता है। इसी तरह से अगर बैंक ने यहां पर गारंटीज दे रखी हैं, को एक्सेप्टेंसेज यहां पर बैंक के द्वारा दी गई हैं, या फिर बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यहां पर इशू कर रखी हैं, जो कि बेसिकली क्या है, हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं। ये कौन सी लायबिलिटीज हैं? दीज आर कंटिंजेंट लायबिलिटीज ना, यानी कि अभी के लिए तो ये नॉन फंड बेस्ड है, कोई भी फंड बाहर नहीं गया है, लेकिन अगर कल को कोई डिफॉल्ट होता है तो उसके केस में बैंक की लायबिलिटी पड़ेगी। तो इस तरह का ये भी जो चीजें, ये किस में कवर है, क्रेडिट रिस्क में ही कवर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर इनकी क्रिस्टलाइजेशन होती है इस लायबिलिटी की, कंटिंजेंट लायबिलिटी की, तो उसके केस में उसे भी हम क्या कहेंगे, क्रेडिट रिस्क की कहेंगे। ट्रेजरी प्रोडक्ट है, लाइक वाइज फॉरेक्स में डील कर रहे हैं और चीजों में डील कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसमें भी क्या है, रिस्क फैक्टर बना हुआ है डिफॉल्ट का, काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट का। सो दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो कवर्ड इन इट। इसी तरह से अगर आपके ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज या पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। एंड फर्दर अगर आप क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर कर रहे हैं, लाइक वाइज पर्सन यहां पर ए है इंडिया में, जिसने एक ट्रांजैक्शन की है यूएसए में, अब इन बिटवीन इसने तो ट्रांजैक्शन कर दी, लेकिन यहां पर इंपोज कर दिया, किसी तरह का रूल बन गया कि इंडिया से ट्रांजैक्शन नहीं करनी, तो ये भी क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। अब यहां पर काउंटर पार्टी ने डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट इंपोज हो गया। सो दैट इज द टाइप ऑफ व्हाट, दैट इज टाइप ऑफ कंट्री रिस्क, या फिर हम कह सकते हैं जो क्रॉस बॉर्डर आपका एक्सपोजर है वो भी बेसिकली कहीं ना कहीं रिस्क के दायरे में घिरा रहता है। ओके, अब उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, क्या स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम यहां पर जान पाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस तरह के क्रेडिट रिस्क पनप रहे हैं, उन रिस्क को हमने पहचानना है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। एंड फर्दर हमने अपने जो पॉलिसीज हैं, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं एंड बिजनेस पॉलिसीज हैं, उनको इंप्लीमेंट करना है कंसिस्टेंटली, एक कंसिस्टेंट मैनर में, क्योंकि हमने रिस्क को मैनेज भी करना है, साथ के साथ जो हमारे कॉर्पोरेट गोल्स हैं उनको भी तो अचीव करना है, लाइकवाइज प्रॉफिट अचीव करना है, टर्नओवर को बनाना है, जो सब चीजें वो इसमें शामिल है।
सो मैनेजमेंट के बारे में देखें तो हमारे पास ये 4 टियर मैनेजमेंट है। यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि करता धरता है किसका, बैंक में जो भी रिस्क होगा अल्टीमेट जिम्मेदारी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। सेकंड, इट इज अ सब कमेटी जो यहां पर बोर्ड को क्या करती है, हेल्प करती है, दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, दैट इज व्हाट, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। एंड थर्ड वन, इट इज अ क्रेडिट पॉलिसी कमेटी, दैट इज अ सीपीसी, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी। फोर्थ वन, इट इज अ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, दैट इज सीआरएमडी, दैट इज सीआरएमडी। तो इनको यहां पर हायरार्की को नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना, क्योंकि इनके बेस पर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट उसके बाद बात आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते क्या है। तो ओवरऑल जो भी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑडिटेड के रिगार्डिंग प्रोसेस, रिव्यू के रिगार्डिंग मैकेनिज्म्स, रिपोर्टिंग हो गया, सब चीजों के रिगार्डिंग जो भी मैकेनिज्म तय किया जाएगा अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा तय किया जाएगा। जो बोर्ड है वही डिसाइड करता है कि क्रेडिट रिस्क का लेवल हम कितना रख सकते हैं, यानी कि एज अ बैंक होल हम यहां पर कितना हमारा एपिटाइट है, हम यहां पर अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, कैपिटल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम कितना यहां पर जो क्रेडिट रिस्क है उसका भार उठा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देन इट इज रिगार्डिंग द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर ही एक सब लेवल कमेटी है, यानी कि डायरेक्ट ये इनपुट देती है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इनपुट देती है। तो जो भी गाइडलाइंस यहां पर सेटअप करनी है रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, उनको ये सेट करती है। एंड फर्दर इस चीज को एंश्योर करना कि जो भी प्रोसेसेस हमारे चल रहे हैं क्या वो हमारी पॉलिसी से मेल खाते हैं, नहीं खाते हैं। अगर कोई प्रूडेंशियल लिमिट सेट करनी है उनका रिव्यू करना है। एंड साथ के साथ देखिए मेन प्रोसेस क्या रहता है, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद उसको क्या करना है, मेजर करना है। तो मेजरमेंट सिस्टम यानी कि मेजरमेंट के लिए जो मॉडल हम अपना रहे हैं क्या वो रॉबस्ट है, क्या वो बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई यहां पर नया रिस्क पनप गया, इस मॉडल ने उस रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो अल्टीमेटली हम रिस्क के साथ खेल रहे हैं एंड अल्टीमेटली हमारा बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए रॉबस्टनेस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्दर इंश्योर प्रॉपर मैनिंग फॉर द प्रोसेसेस। अगर आपको रिस्क को मैनेज करना है तो आपको प्रॉपर मैन पावर चाहिए उस रिस्क को कंटेन करने के लिए, कर्व करने के लिए। सो वो भी किसके दायरे में आता है, वो भी यहां पर रिस्क मैनेजमेंट के दायरे में आता है। यानी कि पॉलिसी से रिलेटेड काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हो गया, मैकेनिज्म से रिलेटेड काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो गया, लिमिट के रिलेटेड काम किसका हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का हो गया। जो भी लिमिट्स तय करनी है उसका काम किसका है, यहां पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का हो गया। फर्दर रॉबस्टनेस चेक करनी है, यानी कि ऊपरी लेवल पर। ये बेसिकली क्या बताता है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ये उनकी बेसिक चीजों के बारे में बताता है। ठीक है। देन थर्ड वन, इट इज अ क्रेडिट पॉलिसी कमेटी, जिसको हम सीसीसी भी कहते हैं, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल कमेटी भी कहते हैं, जो कि क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड एंड प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनसे डील करती है। क्रेडिट पॉलिसी कमेटी क्या है, जो भी आपके क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज हैं, ये कमेटी जो है आपकी उनसे डील करती है। यानी कि बैंक वाइड बेसिस पर क्रेडिट रिस्क के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं उनको एनालाइज करना, उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करने का काम किसके पास है, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी के पास है। किसके पास है, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी के पास है। यानी कि जो भी क्रेडिट प्रपोजल्स यहां पर मान लीजिए इस कमेटी के पास आई हैं, उसके हिसाब से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल कॉन्वेनेंट्स, यानी कि अगर एग्रीमेंट में कोई क्लोज स्पेशल डालनी है, पर्सन ए ने लोन लेना था, यहां पर बैंक ब्रांच ने ये जो इसका लोन का एग्रीमेंट था, यानी कि लोन के लिए फाइल जो थी ऊपर भेज दी, यहां पर आ गई किसके पास, सीपीसी के पास आ गई। अब सीपीसी बताएगा कि अलग से यहां पर इसका रिस्क को देखते हुए क्या इसमें अलग से कोई यहां पर जो चीज है वो ऐड करनी है इसके एग्रीमेंट में या नहीं करनी है। फर्दर रेटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करना, आपकी जो क्रेडिट रिस्क रेटिंग होती है उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या बेंचमार्क होंगे। देखिए बेंचमार्क का मतलब क्या है कि मिनिमम स्टैंडर्ड कितने होंगे। लाइकवाइज मान लीजिए सिबिल में स्कोर आया, अब सिबिल में कितना स्कोर एक्सेप्टेबल है, कितना स्कोर एक्सेप्टेबल है वो चीज कह सकते हैं। या फिर कह लीजिए क्रेडिट रिस्क रेटिंग करवाई गई है तो कितनी रेटिंग एक्सेप्टेबल है बैंक को, उसके रिगार्डिंग बेंचमार्क कौन सेट करेगा, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी सेट करेगी। एंड इसी तरह से जो भी यहां पर अप्रूवल के रिगार्डिंग पावर्स को डेलीगेट करना है, ब्रांच मैनेजर कितने तक लोन सैंक्शन कर पाएगा, ऊपर की पावर तक पर्सन कितने लोन सैंक्शन कर पाएगा, उसके रिगार्डिंग प्रूडेंशियल लिमिट्स को सेट करना ऑन लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर्स, जहां पर बड़ा लोन दिया जा रहा है वहां पर ओवरऑल एक्सपोजर
एक्सपोजर को सेट करना, देन इट इज रिगार्डिंग एसेट कंसंट्रेशन, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन करना ना एसेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम रिस्क मिटिगेशन की बात करते हैं ना, चाहे हमने मार्केट रिस्क के बारे में पढ़ा था, वहां पर भी हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो वो तो एक फैक्टर है ही है जिसके थ्रू आप यहां पर अपना जो रिस्क है, ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क है, उसको कम कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। तो कंसंट्रेशन का कितना अमाउंट होना चाहिए उसको सेट करना। फर्दर लोन की कोलेटरल के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, लोन का रिव्यू मैकेनिज्म क्या होगा, फिर एंड फर्दर रिस्क मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किस तरह से होगी, लोन के रिगार्डिंग प्राइसिंग किस तरह से होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लोन के रिगार्डिंग प्राइसिंग किस तरह से होगी, इसके ऊपर अकेला क्वेश्चन भी बन जाता है। लाइकवाइज कि जो प्राइसिंग ऑफ लोन का फैक्टर है वो किसके अंडर आता है, किसके अंडर आता है, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी के अंदर आता है। एंड इसी तरह से प्रोविजनिंग, रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंसेस, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर जो लैंडिंग हो रही है उनके रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो भी इसके दायरे में आते हैं, सीपीसी के दायरे में आते हैं। एंड ओवरऑल अगर यहां पर क्लासिफिक कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर प्रूडेंशियल लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर्स के ऊपर हम लोन प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी यहां पर क्रेडिट पॉलिसी कमेटी के दायरे में ही आता है। ओके, अब उसके बाद फोर्थ वन जो है डेट इज अ CRMD, डेट इज अ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो कि क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से क्या है, इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, क्रेडिट रिस्क एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से इंडिपेंडेंटली काम करता है CRMD। एंड इसके क्या क्या ये चीजों को करता है, इट एनफोर्सेस एंड मॉनिटर्स कंप्लायंस ऑफ द रिस्क पैरामीटर्स, यानी कि जो भी रिस्क पैरामीटर्स, जो भी प्रूडेंशियल लिमिट्स यहां पर सीपीसी ने सेट की हैं, यानी कि जो आपके पास सीपीसी है यहां पर, दैट इज आपके पास कौन सी कमेटी है, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी है, उसके द्वारा जो भी लिमिट सेट की गई हैं सब चीजों का देखरेख कौन करेगा, यहां पर कंप्लायंस को कौन चेक करेगा, CRMD चेक करेगा। फर्दर अगर कोई यहां पर असेसमेंट सिस्टम बनाना है, रिस्क असेसमेंट सिस्टम बनाना है, अपने पोर्टफोलियो की जो क्वालिटी है, लोन पोर्टफोलियो की जो क्वालिटी है उसको चेक करना है, उसके रिगार्डिंग जो यहां पर सिस्टम होगा वो बेसिकली कौन बनाएगा, CRMD बनाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्रेडिट पोर्टफोलियो को लेकर, उसमें किसी तरह की दिक्कतें हैं, तो उनकी डेफिशिएंसीज को करेक्ट कौन करेगा, CRMD करेगा। MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में मेरे पास कितना रिस्क है, दूसरी पर्टिकुलर कैटेगरी में मेरे पास कितना रिस्क है, एंड फर्दर अगर मैंने इनका कंपैरिजन करना है इंडस्ट्रियल के साथ, तो जितने भी रिसोर्सेज का लेखा जोखा है कौन रखेगा, CRMD रखेगा। फर्दर अंडरटेक्स पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो की इवैल्यूएशन करनी, सेम चीज यही कि पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना रिस्क है आपके पास, एंड फर्दर कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज ऑन द एनवायरनमेंट टू टेस्ट द रेजिलियंस ऑफ द लोन पोर्टफोलियो। क्या आपका जो लोन पोर्टफोलियो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो रिस्क लेवल सेट है उनसे मेल खाता है या नहीं खाता है। ओके, तो ये था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। देन इट इज रिगार्डिंग द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इट इज रिगार्डिंग द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो चार चीजें हमारे पास आती हैं। पहली चीज है आइडेंटिफिकेशन, सेम जैसे हमने मार्केट रिस्क के बारे में पढ़ा था सेम वैसे ही है। सबसे पहली चीज है आइडेंटिफिकेशन, देन इट इज सेकंड वन इट इज द मेजरमेंट, थर्ड वन इट इज द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एंड फोर्थ वन इट इज द मिटिगेशन, फोर्थ वन इट इज अ मिटिगेशन। सबसे पहली बात है आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क है क्या, रिस्क है क्या। अगर उसकी डेफिनेशन पता होगी तभी मैं बता पाऊंगा कि रिस्क ये क्रेडिट रिस्क है भी या नहीं है, तभी उसका ट्रीटमेंट उस तरह से किया जा सकेगा। सो क्रेडिट रिस्क जो है ये ट्रांजैक्शनल लेवल पर भी होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि अगर मैं सिंगल लोन की बात करता हूं, सिंगल लोन की बात करता हूं तब भी, मान लीजिए लोन 1 है, इसी तरह से लोन 2 है, 3 है। अगर मैं ओवरऑल यहां पर बात करता हूं वो क्या है, मेरा पोर्टफोलियो लेवल पर है। जब सिंगल लेवल लोन के केस में बात करता हूं तो उसमें कहता हूं ट्रांजैक्शनल लेवल पर मेरा जो क्रेडिट रिस्क है उसके बारे में। अगर ओवरऑल यहां पर पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज अ पोर्टफोलियो लेवल रिस्क, दैट इज अ पोर्टफोलियो लेवल रिस्क। ठीक है, सो क्रेडिट रिस्क जो है, जो भी हम पोटेंशियल यहां पर चेंजेस होते हैं, यानी कि अगर आपके बोरोर की क्वालिटी जो है वो चेंज हो रही है, अगर आपके बोरोर की जो क्रेडिट क्वालिटी है वो चेंज हो रही है, तो अल्टीमेटली आपका क्रेडिट रिस्क है वो यहां पर पनप सकता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं जब हम यहां पर ट्रांजैक्शनल लेवल पर देखते हैं, दैट इज डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क जैसे कि नाम बताता है, पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया यानी कि उसका जो पोटेंशियल था वो खत्म हो गया, उसकी जो ऑब्लिगेशन थी वो उनको फुलफिल नहीं कर पाया, जो उसकी प्रॉमिस पेमेंट थी उनको नहीं निभा पाया, पार्टली या फिर फुली। यानी कि अगर उसकी इंस्टॉलमेंट थी 5,000 पे,
5,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 5,000 में से उसने कुछ भी पे नहीं किया तो उसे कहेंगे फुली यहां पर इसने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। रिकवरी रेट क्या हो गई, जीरो होगी। रिकवरी रेट क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर इसने यहां पर 5,000 में से 2,500 रुपीज की पेमेंट कर दी, डिफॉल्ट तो इसने फिर भी कर दिया, डिफॉल्ट तो ये फिर भी हो गया, लेकिन रिकवरी रेट कितनी होगी यहां पर, रिकवरी रेट इज 50% ओवर हियर। इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, अ फ्रैक्शन ऑफ द ऑब्लिगेशंस विल नॉर्मली बी पेड। यानी कि जब डिफॉल्ट होता है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ पार्ट पे कर दिया होगा। अब जो पार्ट पे कर दिया गया, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिकवरी रेट। ओके, सेकंड जो ट्रांजैक्शनल लेवल रिस्क है, दैट इज अ क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क यानी कि हो सकता है कि जो बोरोअर है उसने डिफॉल्ट नहीं किया, बोरोर ने डिफॉल्ट नहीं किया, फिर भी रिस्क है। किस तरह का रिस्क है, बोरोर की पहले रेटिंग थी ए, बोरोर की रेटिंग थी मान लीजिए पहले ए प्लस थी, अब इसकी जो रेटिंग है वो माइग्रेट हो गई, यानी कि रेटिंग इसकी कम हो गई, डाउनग्रेड हो गया ना इसका, यानी कि इसकी रेटिंग जो थी डाउनग्रेड होगी। यानी कि सेम मॉडल जो हमने पहले इस्तेमाल किया था उसी मॉडल का इस्तेमाल करते हुए फिर से रेटिंग करी तो रेटिंग क्या होगी, डाउनग्रेड हो गई। यानी कि ओवरऑल हमारे लैंडिंग की जो क्वालिटी थी वो यहां पर क्या हो गई है, खराब हो गई। अब आप एक चीज जानते हैं, हायर रिस्क क्वांटम्स टू हायर प्रीमियम, यानी कि आपकी जो RAROC है, रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ आपके पास कैपिटल है, वो यहां पर चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो चेंज हुई नहीं है, क्योंकि वो तो आपके अल्टीमेटली जब आपने एग्रीमेंट किया था, लोन एग्रीमेंट किया था, उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, तो उसके केस में आपके पास क्या होता है, रिस्क के चांसेस ओवरऑल मेरे पास क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। वो रिस्क जो कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, या फिर उसे हम डाउनग्रेड रिस्क कहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क और डाउनग्रेड रिस्क। So if a borrower does not default, there is still risk due to worsening in credit quality, क्योंकि credit quality में कमी आ गई है। The result in the possible widening of the credit spread, क्योंकि आपका credit spread जो है वो यहां पर क्या हो गया, बेसिकली इंक्रीज हो गया, आपका रिस्क फैक्टर यहां पर और बढ़ गया है, उसकी वजह से ओवरऑल जो आपका यहां पर पोटेंशियल था अर्निंग का वो कम हो गया है। दिस इज क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, इसी को हम क्रेडिट स्प्रेड रिस्क कहते हैं। एंड यूजुअली इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द रेटिंग डाउनग्रेड, यानी कि आपकी रेटिंग जो है वो कम हो गई है। सो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास डाउनग्रेड रिस्क है। इट इज नॉर्मली फर्म स्पेसिफिक, इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर फर्म की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर फर्म जो है वो आपकी डाउनग्रेड हो गया। तो ये बेसिकली क्या, ट्रांजैक्शनल रिस्क है ये भी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एक पर्सन की यहां फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो रिस्क, यानी कि जो रिस्क जो है एज अ बैंक होल, एज अ पोर्टफोलियो होल, एज अ कैटेगरी ऑफ लोन होल, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर ही रिस्क है। लाइकवाइज मान लीजिए जो बैंक है, एक बैंक ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग लोन ही करता रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या किए, हाउसिंग लोन ही किए, तो अल्टीमेटली इसका पैसा जो था लॉन्ग टर्म के लिए इसके पास लिक्विडिटी क्रंच आ गया। लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो इसके पास क्या आ गया, लिक्विडिटी क्रंच आ गया, लिक्विडिटी खत्म आ गई, क्योंकि रीपेमेंट आनी है 15 साल में। एवरेज कितना आया, एवरेज आया कि 15 साल में रीपेमेंट आनी है, पैसे आ नहीं रहे हैं। एंड फर्दर हो सकता है कि यहां पर हो सकता है कि इकोनॉमी में जब स्लैबन डाउन हुआ तब उसके कारण हाउसिंग लोन आपका यहां पर डाउन चला जाए, आपकी इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो जाए, या फिर हो सकता है कि ओवरऑल यहां पर हाउसिंग लोन में कोई ऐसा यहां पर गवर्नमेंट ने नई चीज बना दी, कोई नई रूलिंग कर दी, जिसकी वजह से यहां पर अल्टीमेटली डिफॉल्ट होना शुरू हो गया। तो ऐसे जो कारण हो सकते हैं वो किस चीज को लीड करते हैं, दोज लीड टू पोर्टफोलियो रिस्क, यानी कि रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रेडिट पोर्टफोलियो एज अ होल, यानी कि पूरे के पूरे क्रेडिट पोर्टफोलियो के ऊपर रिस्क पनपा हुआ है। तो इनकी जो टाइप है, दैट इज अ सिस्टमैटिक और इंट्रिंसिक रिस्क एंड कंसंट्रेशन रिस्क। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द सिस्टमैटिक और इंट्रिंसिक रिस्क। सबसे पहले बात करेंगे सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में, इंट्रिंसिक रिस्क के बारे में, यानी कि आपने अपना जो पोर्टफोलियो है वो पूरा डाइवर्सिफाई किया हुआ है ताकि अल्टीमेट जो आपका क्रेडिट रिस्क है, डाइवर्स कंसंट्रेशन रिस्क है, वो कम हो जाए, वो कम हो जाए। ठीक है, अब कंसंट्रेशन रिस्क हमारी सेकंड टाइप है, तो पहले कंसंट्रेशन रिस्क को समझते हैं। कंसंट्रेशन क्या है, लाइकवाइज मान लीजिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट के लोगों को लोन देता रहा हूं, एक ही स्टेट के लोगों को लोन देता जा रहा हूं, या फिर एक ही तरह की स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लोन दे रहा हूं, या फिर एक ही तरह के बोरोर्स को लोन दे रहा हूं, या फिर एक ही तरह के प्रोडक्ट में लेंडिंग कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली इन चीजों से क्या हो सकता है, अल्टीमेटली इन चीजों से क्या हो सकता है, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक स्टेट में मंदी आ गई, यानी कि इकोनॉमी डाउनग्रेड हो गया, तो मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा।
इसी तरह से अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेंडिंग कर रहा हूं, वो इंडस्ट्री में यहां पर बेसिकली डाउन आ गया तो मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। अगर किसी तरह के पर्टिकुलर बोरोज को, मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर की लेंडिंग कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, अगर यहां पर एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस थी वो बेहतर नहीं तो मेरा पूरा का पूरा लोन खराब हो जाएगा। इसी तरह से किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में लेंडिंग कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में लेंडिंग नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में लेंडिंग कर रहा हूं, तो वहां पर भी रिस्क ज्यादा है, मेरे को नुकसान बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैंने डाइवर्सिफिकेशन की, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, विभिन्नता। विभिन्नता किस तरह से आएगी, चेंजेस करते हुए। मैं एक इंडस्ट्री को लोन नहीं दे रहा, मैं एक ही तरह के बोरर को लोन नहीं दे रहा, मैं एक ही तरह के प्रोडक्ट में लेंडिंग नहीं कर रहा, मैं एक ही स्टेट में लेंडिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो बेसिकली आ गया है यहां पर मेरे पास डाइवर्सिफिकेशन है, दैट इज अ डाइवर्सिफिकेशन, कि मैंने यहां पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेंडिंग की। ये नहीं है कि सिर्फ साइकिल बनाने वाले को लोन कर रहा हूं, मैं कार मैन्युफैक्चरर्स को भी लोन कर रहा हूं, मैं बेसिकली और जो इंडस्ट्रीज हैं, क्लोथिंग को और चीजें होगी, सभी को यहां पर लेंडिंग कर रहा हूं। बोरोर के टाइप देखूं तो स्पेसिफिक बोरोर को लोन नहीं कर रहा, अलग अलग बोरोर्स को लोन कर रहा हूं, सिर्फ फार्मर्स को लेंडिंग नहीं कर रहा, अलग अलग टाइप के बोरोर्स को लेंडिंग कर रहा हूं। प्रोडक्ट वाइज देखूं तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन नहीं कर रहा, मैं दूसरे यहां पर मान लीजिए रिटेल लोन भी कर रहा हूं, मैं यहां पर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स भी कर रहा हूं। तो ये सब चीजें बेसिकली मेरे पास क्या कहती हैं, डाइवर्सिफिकेशन लेकर आती हैं। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट पर्टिकुलरली खराब हो भी गया, यानी कि मान लीजिए अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड में यहां पर डाउनग्रेड आ भी गया, तो उसके केस में क्या है, बाकी तो मेरा पोर्टफोलियो भी सही है ना, तो अल्टीमेटली ओवरऑल पोर्टफोलियो तो मेरा रिस्क से बाहर रहेगा, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह का जो रिस्क है, जो यहां पर कंसंट्रेशन आपकी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, इंडस्ट्री में, बोरर वाइज, प्रोडक्ट वाइज आपकी कंसंट्रेशन की वजह से जो रिस्क अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन रिस्क, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन रिस्क। तो सिस्टमैटिक जो हमारे पास रिस्क है, इंट्रिंसिक रिस्क है, इसकी डेफिनेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन से ही स्टार्ट हो रही है, कि आपने कंसंट्रेशन रिस्क से बचने के लिए डाइवर्सिफिकेशन तो ले है, यानी कि आपने ओवर दो ज्योग्राफीज, इंडस्ट्रीज, बोरोर्स, मार्केट्स आपने लेंडिंग कर दी, ताकि आपका जो ओवरऑल क्रेडिट रिस्क है, कंसंट्रेशन रिस्क है, वो मिनिमम लेवल के ऊपर आ जाए। लेकिन उसके साथ फिर भी आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है, डाइवर्सिफिकेशन करने के बावजूद फिर भी यहां पर लॉस आपको हो सकता है, लॉस की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, एंड लॉस की एक्सपेक्टेशन को ही हम रिस्क कहते हैं। अब ये रिस्क यहां पर पनप सकता है किस तरह से, अब जीएफसी जो है वो आया, जब जीएफसी आया, ग्लोबल फाइनेंशियल यहां पर क्राइसिस आया 2008 में, तो क्या वहां पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं थी बैंक्स की, बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन थी। फिर भी बड़े बड़े बैंक बंद हो गए यूएसए में, क्यों बंद हो गए, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी इकोनॉमी ही डाउन चलेगी, पूरी की पूरी इकोनॉमी ही डाउन चलेगी, तो डाइवर्सिफिकेशन भी क्या कर पाएगी। यानी कि स्टेट देखो तो सभी स्टेट डाउन है, इंडस्ट्री देखो तो सभी इंडस्ट्रीज डाउन है, बोरो देखो तो सभी बोरो टाइप डाउन है, प्रोडक्ट देखो तो सभी प्रोडक्ट डाउन है, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से भी मेरा क्या हो गया, ओवरऑल लॉस हो गया। दैट इज कॉल्ड, दैट इज द सिस्टमिक रिस्क, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क, या फिर जिसको मैं इंट्रिंसिक रिस्क कहता हूं। ओके, ये भी लॉस हो सकता है, यानी कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो यहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस मेरी एडवर्सली अफेक्ट होती है। ओके, तो यहां पर हमारे पोर्टफोलियो की जो टाइप्स थी वो भी कवर हो गई हैं। अब उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द काउंटर पार्टी रिस्क। और कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, लाइकवाइज काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि पर्सन ने यहां पर खुद यहां पर गलती नहीं की, लेकिन वो जिसके साथ डील कर रहा था उस पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया। पर्सन ए ने यहां पर बैंक से लोन लिया, इसने डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन पर्सन ए के पास जिससे पैसे आने थे, इसके जो डेब्टर थे, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली पर्सन यहां पर पैसे देने में नाकाम है। दैट इज व्हाट, दैट इज अ काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर्स। जब आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स की नॉन परफॉर्मेंस होती है, उसकी वजह से जो रिस्क अराइज हुआ है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ काउंटर पार्टी रिस्क। द नॉन परफॉर्मेंस मे अराइज फ्रॉम द काउंटर पार्टीज रिफ्यूजर इनएबिलिटी टू परफॉर्म, यानी कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए अपनी जो ड्यूटी थी, उनके ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी। द काउंटर पार्टी रिस्क इज जनरली व्यूड एज अ ट्रांजिएंट फाइनेंशियल रिस्क, जो कि यहां पर ट्रेडिंग के साथ एसोसिएटेड है, रेदर देन द स्टैंडर्ड क्रेडिट रिस्क। स्टैंडर्ड क्रेडिट रिस्क क्या कहता है कि पार्टी इटसेल्फ वो डिफॉल्ट कर गई, पार्टी इटसेल्फ डिफॉल्ट कर गई, लेकिन जो काउंटर पार्टी रिस्क क्या है, वो क्या कहता है, वो पर्टिकुलरली कहता है कि पार्टी ने डिफॉल्ट करने का कारण जो था, दैट वाज अ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि काउंटर पार्टी ट्रेडिंग पार्टनर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, उसकी वजह से पार्टी को डिफॉल्ट करना पड़ गया। दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द कंट्री रिस्क। यहां पर भी वही चीज है कि पर्सन ने खुद डिफॉल्ट नहीं किया, पर्सन ने खुद डिफॉल्ट नहीं किया। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि पर्सन ए यहां पर इंडिया में बैठा है, पर्सन बी यहां पर यूएसए में बैठा है, तो यहां पर कोई ऐसी गाइडलाइन बना दी गई कि यहां पर इसने तो अपनी सेटलमेंट कर दी, लेकिन जब यहां पर ये सेटलमेंट करने लगा तो रोकथाम लगी, यानी कि आपस में एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन जब इसने पे करना था
तो उस टाइम पर यहां पर कंट्री ने पंगा डाल दिया, जो भी यहां पर पॉलिटिकल यहां पर इन्वायरमेंट था उसके कारण अब ये पर्सन चाहते हुए भी पेमेंट नहीं कर पा रहा। दैट इज व्हाट, दैट इज अ कंट्री रिस्क, दैट इज अ कंट्री रिस्क। ओके, एंड उसके बाद आती है रिगार्डिंग द रिस्क मेजरमेंट। अब रिस्क को मेजर कैसे करेंगे? रिस्क को मेजर करने के दो तरीके हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे यहां पर। मेजरमेंट ऑफ रिस्क थ्रू क्रेडिट रेटिंग, यानी कि क्रेडिट रेटिंग करते हुए आप रिस्क को मेजर कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग करते हुए हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं। सेकंड, इट से क्वांटिफाइंग द रिस्क थ्रू एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस, यानी कि जो भी आपके एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस हैं उनको हम रिस्क की फॉर्म में जांचेंगे, उनको मापेंगे, उनको क्वांटिफाई करेंगे। दैट वुड बी द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले रिगार्डिंग द क्रेडिट रिस्क रेटिंग, regarding the credit risk rating. So credit rating exercise seeks to predict whether the borrower would have the capability to honor its financial commitments in future to its credits or creditors or counterparties. यानी कि credit risk rating जो है ये बेसिकली किस चीज के बारे में बताती है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि पर्सन ए की जो क्रेडिट रेटिंग है, लाइकवाइज पर्सन ए बी सी कह देते हैं यहां पर, पर्सन ए बी सी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो ए प्लस है, यानी कि बहुत ही बढ़िया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि पर्सन एक्स वाई जी जो है इसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो सी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो यहां पर बेसिकली पता क्या चीज है, क्रेडिट रेटिंग हमें ये बताती है कि इसका आने वाले समय में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, आने वाले समय में इसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ठीक है, यानी कि किस तरह से ये डील करने वाला है आने वाले समय में, उसके बारे में बताता है। एंड ए प्लस क्रेडिट रेटिंग क्या है? बेहतर क्रेडिट रेटिंग है, यानी कि ये अपनी ऑब्लिगेशंस को बेहतर तरीके से चलाएगा। एंड क्रेडिट रेटिंग जो होती है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दी जाती है। ये क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दी जाती है। सो क्रेडिट रेटिंग जो है हमें वो ये बताती है कि ये पर्सन की आने वाले टाइम में जो इसकी ऑब्लिगेशंस है, जो इसकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, क्या ये उनको फुलफिल कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो कितनी बेहतरी से फुलफिल कर पाएगा, उसके बारे में आपको एक ग्रॉस आइडिया मिलता है। लाइकवाइज अगर सी रेटिंग है, सो दैट इज अ वर्स्ट, दैट इज अ बैड रेटिंग, जो यहां पर एक बुरी रेटिंग है। तो यहां पर अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो कौन सी पार्टी बेहतर है? यहां पर एबीसी पार्टी जो है वो यहां पर बेटर है, क्योंकि ये अपनी ऑब्लिगेशंस को यहां पर पूरी तरह से निभाएगी। कोई भी लेकिन ऐसा कोई मैथमेटिकल या फिर कह लीजिए इकोनॉमेट्रिक जो है या फिर एम्पेरिकल मॉडल है आपके पास, ऐसा अवेलेबल नहीं है जो यहां पर किसी बोरर की फ्यूचर कैपेसिटी के बारे में बता पाए। यानी कि ये नहीं कि अगर एक्स वाई जी की रेटिंग सी है तो ये आने वाले समय में डिफॉल्ट करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल जो फंडा है वो ऐसा अवेलेबल है ही नहीं कि जिसके थ्रू आप ये कह पाए कि आने वाले समय में ये पर्सन जो है डिफॉल्ट करेगा ही करेगा, ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। सो ये नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी आपके पास, यानी कि जो भी यहां पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, उन्होंने यहां पर क्या किया होता है, उन्होंने यहां पर डिफरेंट सर्वेज किए होते हैं ओवर द डाटाज उन्होंने क्या किए होते हैं, सर्वेज किए होते हैं। लाइकवाइज मान लीजिए कि अगर 100 यहां पर ए प्लस कैटेगरी वाले पर्सन है तो उसमें से डिफॉल्ट किया सिर्फ और सिर्फ ऑन एवरेज 2 लोगों ने, 2 बोरोज ने डिफॉल्ट किया। एंड वहीं अगर 100 ऑफ सी पर्सन की रेटिंग वाले पर्सन है तो यहां पर एवरेज 10 पर्सन ने रेटिंग यहां पर डिफॉल्ट की है। तो अल्टीमेटली यहां पर डिफॉल्ट रेशियो क्या है, डिफॉल्ट परसेंटेज क्या है, यहां पर ज्यादा है। यहां पर आपके पास डिफॉल्ट परसेंटेज रेशियो जो है वो ज्यादा है। इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो रेटिंग है वो क्या है, बुरी रेटिंग है। ये जो रेटिंग है ये बुरी रेटिंग है, जबकि यहां पर आपके पास ए प्लस रेटिंग है वो बेहतर है, क्योंकि आपके पास डिफॉल्ट परसेंटेज जो है यहां पर वो बढ़िया है। लेकिन हाँ, ये भी है कि पर्सन एक्स वाई जी, हो सकता है कि पर्सन एक्स वाई जी आने वाले समय में अच्छी तरह से रीपेमेंट करता रहे, लेकिन एबीसी जो है जिसकी रेटिंग पहले ए प्लस थी वो यहां पर फ्यूचर टाइम में डिफॉल्ट कर जाए, वो यहां पर डिफॉल्ट कर जाए। क्योंकि हमने यहां पर ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो के ऊपर एक बेहतर वे में आइडिया लेना है कि हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें कितना रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर मेरे पास पोर्टफोलियो के अंदर, मेरा यहां पर पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो के अंदर मेरे पास ए प्लस वाले पर्सन जो है वो 200% है, सी वाले पर्सन जो है वो कम है, तो अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो साउंड पोर्टफोलियो है। क्योंकि ओवरऑल यहां पर अगर मैं डिफॉल्ट परसेंटेज से यहां पर कंपेयर करके देखूं तो मेरे पास परसेंटेज रेशियो एज पर डिफॉल्ट जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम होंगी। इस चीज को गेट कर रहे हैं?
यानी कि अगर मेरे यहां पर पोर्टफोलियो में ए प्लस की जगह पर सी ग्रेडिंग वाले जो सी रेटिंग वाले पर्सन है वो ज्यादा है, ए वाले पर्सन सिर्फ कम है, तो ओवरऑल मेरे पास यहां पर रिस्कियर कैटेगरी में जो मेरी लेंडिंग है वो ज्यादा है। इसी कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि आप बैंक्स को गाइडलाइंस इशू की हैं, डायरेक्शंस इशू की हैं कि बैंक्स को रेटिंग के बेस पर अपने पोर्टफोलियो को डिवाइस करना चाहिए, ताकि उनको अल्टीमेटली पता हो कि हमारे पोर्टफोलियो में कितना रिस्क हम समेटे हुए हैं, एंड उसके रिगार्डिंग हमें अगर कैपिटल को मेंटेन करना है तो किस लेवल पर कैपिटल को हमें मेंटेन करना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग अ बोरोर इवन दो, ये पॉइंट ऑलरेडी हमारा कवर हो गया है। तो फर्दर यहां पर देखिए, अब रेटिंग का बेनिफिट कहां पर मिलता है, जब आपको ये पता चल गया कि यहां पर रिस्क परसेंटेज ज्यादा है, यहां पर डिफॉल्ट परसेंटेज ज्यादा है, तो इसके केस में जो प्राइसिंग होगी वो यहां पर ज्यादा की जाएगी या इस केस में प्राइसिंग ज्यादा की जाएगी, यहां पर प्राइसिंग ज्यादा रखी जाएगी या यहां पर प्राइसिंग ज्यादा रखी जाएगी। सिंपल सी चीज है, जो पर्सन डिफॉल्ट ज्यादा कर रहा है वहां पर प्राइसिंग भी ज्यादा होगी एज कंपेयर। अगर हम देखें कि रिटेल लोन के केस में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा चार्ज किया जाता है, या फिर अगर हम कहें क्रेडिट कार्ड के केस में आपके पास इंटरेस्ट रेट है जो ज्यादा चार्ज किया जाता है। यहां पर कह लीजिए अगर आपके पास एग्रीकल्चर एफडी के अगेंस्ट लोन है, एग्रीकल्चर नहीं एफडी के अगेंस्ट लोन कह देते हैं सिंपली, अगर मेरे पास एफडी के अगेंस्ट लोन है तो यहां पर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होगा, या क्रेडिट कार्ड के केस में इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होगा। नॉर्मल सी चीज है, क्रेडिट कार्ड के केस में जो इंटरेस्ट रेट है ज्यादा चार्ज होगा। क्यों ज्यादा चार्ज होगा? क्योंकि यहां पर डिफॉल्ट परसेंटेज ज्यादा है, यहां पर क्या है, डिफॉल्ट परसेंटेज ज्यादा है। तो आप प्रोडक्ट वाइज, बोरोर वाइज इनकी क्या कर सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग की जा सकती है, एंड इस क्रेडिट रेटिंग के बेस पर क्या हो सकता है, हम एक आइडिया ले सकते हैं कि ओवरऑल हमारी प्राइसिंग किस तरह से होगी, हमारी ओवरऑल प्राइसिंग किस तरह से होगी, एंड ओवरऑल यहां पर हमारे पास कितना परसेंटेज डिफॉल्ट रिस्क यहां पर इन्वॉल्व है हमारे पोर्टफोलियो में। एंड यहां पर हमें प्राइसिंग में तो हेल्प मिलती है, एंड साथ ही साथ हम यहां पर डिफॉल्ट का जो परसेंटेज है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। एंड यहां पर एक चीज और है, दैट इज इट हेल्प्स इन असेसिंग मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। अब आपको कैपिटल चाहिए, तो जब हमने बेसल 3 की बात की थी ना, तो मैंने आपको एक टेबल दिखाया था जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के बेस पर डिफरेंट जो थी रेटिंग्स थी, एंड उनके अगेंस्ट रिस्क वेटेज लिखी हुई थी। उनके अगेंस्ट क्या लिखी हुई थी, रिस्क वेटेज लिखी हुई थी। लाइकवाइज अगर मैं इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, एंड वहां पर मेरे पास जो क्रेडिट है, वहां पर जो रेटिंग है वो कुछ आती है, तो उसके हिसाब से रिस्क वेटेज उसके साथ कितनी एसोसिएटेड है। इसी तरह से अगर कोई बोरोर है, कोई फर्म है, उसके केस में अगर यहां पर क्रेडिट रेटिंग की गई है तो वहां पर भी रेटिंग के हिसाब से हम देखते थे कि कितना रिस्क परसेंटेज वेटेज रहेगा। ओके, दैट इज रिगार्डिंग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर इंस्ट्रक्शंस देता रहा है, गाइडेंस उसने दी है यहां पर कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो बोरोर अकाउंट की मेंटेन करनी चाहिए, एंड यहां पर उनको कैटेगरी वाइज जो भी उनकी रेटिंग कैटेगरी है उसके वाइज उनको यहां पर क्लासिफाई करना चाहिए। दे हैव आल्सो एडवाइज्ड बैंक्स टू डेवलप एंड मेंटेन नेसेसरी डाटा ऑन डिफॉल्ट्स ऑफ बोरोर्स रेटिंग कैटेगरी वाइज, यानी कि जिस हिसाब से कैटेगरी है बोरोर्स की उसी तरह से यहां पर उनको क्या किया जाए, डिवाइस किया जाए। जो आपके पास ये डाटा है वो मेंटेन होना चाहिए। इसके साथ आप क्रेडिट पोर्टफोलियो को अपने एक बेटर मैनर में, यानी कि एक प्रोएक्टिव मैनर में इसको मैनेज भी कर पाएंगे, एंड आपको पहले से जो ऑलमोस्ट डिफॉल्ट्स होने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट्स हैं उनके बारे में भी एक आइडिया मिलेगा, एंड फर्दर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बेहतर वे में मैं मेंटेन कर पाऊंगा। उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द क्रेडिट रिस्क मॉडल। अब क्रेडिट रिस्क मॉडल का मतलब क्या है कि यानी कि किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग ये बनेगी। अब क्रेडिट रेटिंग जो है वो किस तरह से होगी, लाइकवाइज डिफरेंट मॉडल जो हैं वो यहां पर अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू यहां पर क्रेडिट रेटिंग की जा सकती है। अब ये क्रेडिट रेटिंग में कौन सा मॉडल डिवाइस होगा वो बेसिकली क्या है, डिपेंड करता है कि यहां पर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। सो क्रेडिट रेटिंग मॉडल essentially differentiates borrowers based on degree of revenue generation, because where uncertainty in revenue generation is in the business is more chances of failing in keeping financial commitments to the rest of the world is also more। कहने का मतलब है कि जहां पर आपके पास रेवेन्यू जनरेशन की अनसर्टेनिटी है, यानी कि अगर एक पर्सन की प्रोबेबिलिटी यहां पर पर्सन ए की अगर हम देखें, यहां पर इसकी डिफॉल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, इस चीज की डिफॉल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो ज्यादा है,
प्रोबेबिलिटी परसेंटेज, पी परसेंटेज लिख दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज अगर यहां पर इसकी ज्यादा है तो उसके केस में आपके जो ड्यूज यहां पर वापस आएंगे। मान लीजिए आपने यहां पर इसको लोन दे दिया, अब लोन के जो पैसे हैं यहां पर क्या आएंगे, वापस आएंगे। अब ये पैसे जो आपके पास वापस आने हैं, ठीक है, इसमें आपके पास क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। अगर यहां पर मुझे रीपेमेंट आने में अनसर्टेनिटी है, सिंपल लफ्जों में कहूं तो मेरे बोरोर से अगर मुझे रीपेमेंट आने में यहां पर अनसर्टेनिटी है तो अल्टीमेटली बैंक को क्या दिक्कत होगी, बैंक को यह दिक्कत होगी कि इसके जो डिपॉजिटर्स है, बैंक के जो डिपॉजिटर्स है, उनको यहां पर पैसे वापस करने में भी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं ज्यादा अनसर्टेन लैंडिंग करता हूं, यानी कि यहां पर मेरी लैंडिंग जो है अगर वो डिटेरेट करती है तो अल्टीमेटली मेरे डिपॉजिटर्स का पैसा भी यहां पर फंस सकता है। दैट इज बिकॉज कि अगर आपने यहां पर किसी रिस्कियर पर्सन को लोन दिया तो आप रेवेन्यू तो उससे ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, आप वहां से रेवेन्यू तो ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर अनसर्टेनिटी भी ज्यादा है आपकी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने की। लाइकवाइज जो आपका कैश जनरेशन होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो वो बिल्कुल क्या स्टेबल है। लाइकवाइज यहां पर बैंक ने यहां पर पैसा लगाया है, लाइक लेट अस से, इसको रब कर दे रहा हूं मैं, बैंक ने यहां पर बोरोर से यानी कि डिपॉजिटर से, बोरो से नहीं, डिपॉजिटर से पैसा लिया, डिपॉजिटर से यहां पर पैसा लिया एंड इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक यहां पर फिक्स्ड कह लीजिए, स्टेबल कह लीजिए इनकम जो है यहां पर बैंक को जनरेट हो रही है, तो यहां पर जो रिस्क एसोसिएटेड है इस इन्वेस्टमेंट के साथ वो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए नॉन एग्जिस्टेंट है, बिल्कुल ही जीरो है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहां पर किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपकी जो रेटिंग है वो बेटर है तो वहां पर आपके पास जो इनकम है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। आपके जो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर किसी पर्सन की रेटिंग A+ है, मैंने उसको लेंडिंग की है, एंड एक पर्सन की जो रेटिंग है वो B+ है, उसको लेंडिंग की है, तो किस केस में स्टेबल इनकम मेरी होगी। नेचुरल सी बात है, यहां पर A+ के केस में जो मेरी इनकम है वो स्टेबल होगी, क्योंकि यहां पर इनकंसिस्टेंसी कम होगी, यहां पर इनकंसिस्टेंसी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी, जबकि B+ रेटिंग के केस में इनकंसिस्टेंसी की जो यहां पर प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, तो यहां पर दिक्कतें भी हो सकती हैं मुझे अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने में। ओके, ये चीज होगी। देन फर्दर इट सेज इट आल्सो रेटिंग हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसका प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों कोई लेना देना नहीं है? बिकॉज मान लीजिए अगर आपने यहां पर बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यहां पर पैसा लगाया है, ठीक है, तो उसके केस पे यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। प्रॉफिटेबिलिटी भी तो कम होगी ना यहां पर, ठीक है। जबकि अगर पैसा आप लगाते हैं यहां पर किसी, आपने अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया, किसी जंक बॉन्ड में पैसा लगा दिया, जंक बॉन्ड वुड बी द एप्रोप्रिएट टर्म ओवर हियर। जंक बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि एक जगह पर बैंक ने यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया, एक जगह पर जंक बॉन्ड में पैसा लगा दिया, यानी कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड है जहां पर आपको जो रिटर्न मिल रही है वो काफी ज्यादा मिल रही है। अब रिटर्न मुझे इस केस में क्या मिल रही है, काफी ज्यादा मिल रही है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है, ये क्या है, अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपस में क्या रिलेशनशिप सेट होगा, व्हाट वुड बी द रिलेशन ओवर हियर, ठीक है। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं, व्हाट वुड बी द रिलेशन ओवर हियर, यानी कि जो बैंक का पोर्टफोलियो है, अगर आप रिस्कियर जगह पर पैसा लगा रहे हैं तो आपके पास अनसर्टेनिटी है जो ज्यादा है, मेरे पास क्या है, अनसर्टेनिटी यहां पर ज्यादा है। सेम वही रेटिंग वाली चीजें आ गई, सिर्फ कहने का जो तरीका था वो यहां पर चेंज है। एंड फर्दर लेकिन मैं यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात कर रहा हूं तो प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के केस में स्टेबल यहां पर मिल रही है, लेकिन यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम है। जबकि जंक बॉन्ड के केस में मुझे प्रॉफिटेबिलिटी तो ज्यादा है मेरी, लेकिन यहां पर मेरी जो अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा है, अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा है, लेकिन यहां पर आपस में कोई लेना देना इन चीजों का नहीं बनता। सो वी कैन सिंपली से रेटिंग हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिटेबिलिटी, रेटिंग हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिटेबिलिटी। देन उसके बाद आती है रिगार्डिंग द रेटिंग माइग्रेशन। रेटिंग माइग्रेशन, रेटिंग माइग्रेशन क्या होता है? लाइकवाइज हमने पहले एक फर्म की रेटिंग की, हमने XYZ फर्म थी, इसकी हमने क्या की, रेटिंग की, इसकी रेटिंग आई थी यहां पर A+, जो पर्टेन करती है टू द पोजीशन ऑफ इट्स एज ऑन 31 मार्च 2018। लेट अस से 31 मार्च 2018 को हमने रेटिंग की थी यहां पर A+ की,
XYZ की रेटिंग की थी A+ आई जो। अब सेम मॉडल का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो रिस्क मॉडल पहले इस्तेमाल किया था यहाँ पर, रिस्क मॉडल नहीं सॉरी, क्रेडिट रेटिंग मॉडल जो पहले इस्तेमाल किया था वही क्रेडिट रेटिंग मॉडल मैंने बाद में इस्तेमाल किया एंड 31/3/2019 को सेम पार्टी की जो क्रेडिट रेटिंग आई दैट वाज B+। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ, माइग्रेशन हो गया, यानी कि जो मेरी क्रेडिट रेटिंग थी वो क्या होगी, माइग्रेट हो गई है फ्रॉम A+ टू B+। सो माइग्रेशन इज, रेटिंग माइग्रेशन इज चेंज इन द रेटिंग ऑफ अ बोरर, यानी कि बोरर की रेटिंग में या फिर ग्रुप ऑफ बोरर्स की रेटिंग में यहां पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहां पर क्या हुआ है, चेंज हुआ है जब हमने सेम स्टैंडर्ड मॉडल जो है उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो सेम एग्जांपल यहां पर समझाई गई है, उसी के थ्रू है। लेकिन देखिए सिंगल बोरो के केस में आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं होती, लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ बोरोर्स की बात करें, लाइकवाइज अगर हम कहते हैं कि 200 आपके पास बोरोर्स है जिनकी पहले रेटिंग कितनी थी, A रेटिंग थी, मेरे पास यहां पर 200 बोरोर्स हैं जिनकी जो रेटिंग थी डेट वाज A रेटेड ओवर द टाइम पीरियड 31 मार्च 2018, लेकिन 31 मार्च 2019 को जो ये आपकी क्रेडिट रेटिंग है एक साल के बाद वो यहां पर कितनी हो गई है, वो यहां पर चेंज हो गई है। तो उसके केस में हम क्या किस तरह से डिफाइन करेंगे, यहां पर इस टेबल को देख लीजिए, दिस वुड बी मोर अप्रोप्रिएट ओवर हियर। लाइकवाइज जो लास्ट रेटिंग थी, यानी कि पहले जो रेटिंग थी वो A थी, नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने थे, 200 अकाउंट थे मेरे पास। अब प्रेजेंट रेटिंग जो है यहां पर वो इस तरह से चेंज हो गई है, यानी कि मेरे पास रेटिंग जो है अब यहां पर A+ में, A में, B+ में, B में, C में एग्जिस्ट कर रही है एंड डिफॉल्ट कितने पर्सन ने किया है, 4 लोगों ने यहां पर डिफॉल्ट किया है। 200 में से 4 लोगों ने डिफॉल्ट किया है, तो सिंपली मैं यहां पर कह सकता हूं जो माइग्रेशन टेबल है वो ये इंप्लाई करता है कि जो A रेटेड बोरोर थे पहले, जो मेरे पास A रेटेड बोरोर थे उसमें से कितने बोरोर्स ने यहां पर माइग्रेट किया टुवर्ड्स अ डिफॉल्ट, 4 लोगों ने डिफॉल्ट की तरफ माइग्रेट किया, यानी कि 2% यहां पर पर्सन ऐसे हैं, बोरोर्स ऐसे हैं जो यहां पर एक साल के डाटा के हिसाब से जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, यानी कि जिनकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी यहां पर एग्जिस्ट करती है। ओके एंड फर्दर, लेकिन अगर हम इसको यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साल का डाटा है, अगर मेरे पास यहां पर मल्टीपल ईयर्स का डाटा हो तो मैं इस तरह से कर सकता हूं, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन आता है एग्जाम में यहां पर रिस्क रेटिंग के बेस पर, माइग्रेशन के बेस पर, तो किस तरह से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन वुड बी लाइक कि आपके पास डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। तो मेरे पास जो लास्ट रेटिंग थी उससे मैंने मैच करना है, लास्ट रेटिंग से मैच करना है प्रेजेंट रेटिंग को। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये तो एक ही साल का डाटा दिया गया, 2019 का डाटा दिया गया, मान लीजिए मुझे 2020 का डाटा भी दिया गया, 2021 का डाटा भी दिया गया, तो अलग अलग ईयर्स का डाटा दिया गया एंड पहले वो पूछ लेता है कि 2019 में आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर आपके यहां पर 2020 में डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पर सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास डिफॉल्ट हुआ है दैट इज 4 एंड डिवाइडेड बाय 200, तो यहां पर इस हिसाब से मुझे कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास जो 4 है उसको मैं यहां पर परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट कर लूंगा कि मेरे पास 4 जो है वो कितना कैलकुलेशन होता है यहां पर, उसके बेस पर मैं कैलकुलेशन जो है वो आसानी से कर सकता हूं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर ओवर हियर, 4 डिवाइडेड बाय 200 करके आसानी से यहां पर कैलकुलेशन कर सकता हूं। So when observation is collated over a number of years, reasonable estimate of the default probability can be worked out, and this migration pattern can also be compared with the standard migration pattern. And ये जो migration pattern है जो आपके बैंक का, आपकी फर्म का एग्जिस्ट करता है, जो स्टैंडर्ड माइग्रेशन पैटर्न दिया गया है रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, आपस में मैचिंग कर सकते हैं, उससे भी हम इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से अगर पैटर्न चेंजेस हुए, लाइक मान लीजिए मैंने कोई रिस्क मॉडल का इस्तेमाल किया, मैंने किसी रिस्क मॉडल का इस्तेमाल किया, वहां पर जो मेरे पास चेंजेस आ रहे हैं A टू डिफॉल्ट में जो चेंजेस हुए मान लीजिए 16% चेंज कर गए, लेकिन यहां पर जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके हिसाब से ओवर द टाइम पीरियड A के जो यहां पर चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ हुए 4। तो यहां पर इसका मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ मुझे डिवाइस करना पड़ेगा ताकि मैं यहां पर अल्टीमेटली एक बेटर पैटर्न को यहां पर अपना पाऊं। ओके, इस तरह से मैं मैनेज को यहां पर कर सकता हूं, किसको, माइग्रेशंस के थ्रू यहां पर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकता हूं, रिस्क को मेजर यहां पर किया जा सकता है प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। ओके, तो दिस वुड बी रिगार्डिंग द वीडियो।